नमस्कार मित्रों, देश है ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक्स शेयर की है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के बारे में इसमें कुछ परिचय है। कैन यू टेल, देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है जिसमें एक फैमिली का, इमेजिन कीजिए आपके फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर खर्चा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं सीरियल नंबर, आइटम्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो देखिए डेली फूड जो हर रोज का खाना होता है उसके लिए 6,000 रुपये महीने में खर्च हो रहे हैं। बाइंग 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म, आपके स्कूल का यूनिफॉर्म के 2 सेट खरीदने के 2,000 रुपये। स्कूल स्टेशनरी, पुस्तकें हो या नोटबुक्स हो, पेंसिल पेन वगैरह 500 रुपये। मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर कोई बीमार होता है तो उसका खर्चा 450 रुपये। रिक्रिएशन 500 रुपये, यानी एंटरटेनमेंट वगैरह उसके। फिर मोबाइल बिल 1,000 रुपये। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा 1,000 रुपये, सब्जियां, फल वगैरह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, रेलवे, रिक्शा, आपके पिताजी या आप जैसे भी आप स्कूल में जाते होंगे, फिर आपके पिताजी ऑफिस जाते होंगे, आप सभी का आने जाने का खर्चा जो है उसके 2600। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1500। टूरिज़्म जो है 4,000 रुपीज़। बैंक इंस्टॉलमेंट्स, यानी अगर आपने कोई लोन लिया है, घर का हो या शॉप, ऑफिस का, कोई भी बिजनेस का लोन हो वगैरह, जो भी लोन हो उसके जो लोन चुकता कर रहे हैं उसके कुछ इंस्टॉलमेंट्स हर महीने देने पड़ते हैं, तो वह है 3,000 रुपीज़। और टोटल खर्चा हो रहा है 22,550 रुपीज़। तो देखते हैं, सपोज दिस इज योर एक्सपेंडिचर दिस मंथ एंड योर मंथली इनकम इज ₹20,000। टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर, डिसाइड व्हाट विल बी योर प्रेफरेंसेस फॉर एक्सपेंडिचर। ये कहा गया है कि आपका मंथली इनकम 20,000 रुपये है और आपका खर्चा इतना हो रहा है, तो आपको ये तो नहीं चलेगा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए क्या आप कौन सी बात कैंसिल कर सकते हैं, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। देखिए डेली फूड तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो खाना तो खाना ही पड़ता है। 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म, चाहे तो आप एक सेट ले सकते हैं, वहाँ पर 1,000 रुपये बच सकते हैं। स्कूल स्टेशनरी, वहाँ पर भी कोई बचत नहीं की जा सकती। अगर बीमारी आई है कोई तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी नहीं बचाया जा सकता है। रिक्रिएशन तो होना चाहिए, थोड़ा फॉर मनोरंजन तो होना चाहिए। मोबाइल बिल 1,000 रुपये, वो भी देना ही पड़ता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो भी आवश्यक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाने आने का, वो भी आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ी बचत की जा सकती है 1,500 रुपीज़ का। और टूरिज़्म, आप कहीं गांव जा रहे हैं, फिजूल खर्चा कर रहे हैं, 4,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, वो पूरे आप बचा सकते हैं। और बैंक इंस्टॉलमेंट्स तो हर महीने देना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, टूरिज़्म में बचत की जा सकती है, 4,000 रुपये बच जा सकते हैं। और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म अगर लेते हैं, वैसे तो ये अनकंफर्टेबल है लेकिन थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है। रिक्रिएशन के लिए भी कम किया जा सकता है। तो ऐसे नियरली कितने कम हो रहे हैं, 4,500 नियरली कम हो रहे हैं, 4,500। तो कितने होंगे फिर, 22,000 माइनस 4,000 कितने होते हैं, 18,000, ठीक है, 18,550 होते हैं। उसमें से और 500 कम कर दिए तो 18,000 होते हैं। ऐसे आप बचा सकते हैं, तो थोड़ा सा 2,000 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। ये अच्छा बजट है। फिर रीराइट द टेबल अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड डिस्कस इन क्लास। तो ये आपको फिर से लिखना है, खर्चा 20,000 से कम करना है, थोड़ी बचत करना आवश्यक है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन,
After discussion on the above activity, you will realize that management of individual or family finances is mainly related to income and expenditure, that is economic factors. देखिए ये टेबल आपको फिर से मैनेज करने के बाद, फिर से अरेंज करने के बाद आपको ये अंदाज़ा आया होगा कि हर घर में जो फाइनेंस यानी खर्चा वगैरह जो मैनेज करना होता है, उसमें क्या मैनेज करना होता है? मुख्यतः इनकम यानी कितना पैसा कमा रहे हैं, उसके मुकाबले में कितना पैसा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना करना है, इसके ऊपर इकोनॉमी डिपेंड करती है, यानी इसके ऊपर हमारा इकोनॉमिक मैनेजमेंट डिसाइड होता है. दिस लेड टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स. ये जो है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस करवाना, उसे मैनेज करवाना, उसे कहते हैं, इससे इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ, अर्थशास्त्र का उगम हुआ. The word economics comes from the Greek word oikonomia, which means family management. देखिए इकोनॉमिक्स ये शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया नाम के, ये आता है एग्जाम में, आपको याद रखना चाहिए. ओइकोनोमिया नाम के शब्द से आता है, जिसका अर्थ ये होता है कि फैमिली मैनेजमेंट, यानी फैमिली का मैनेजमेंट, कितना कैसे मैनेज करना है, हर महीने उसका खर्चा कैसे मैनेज करना है, उसे. देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. देखिए जैसे फैमिली मैनेज होती है वैसे ही देश का भी मैनेजमेंट होता है, वैसे ही देश का भी बजट होता है, जितना खर्चा है उसके जितना कमाई है उसके मुकाबले में खर्चा करना पड़ता है, तो वैसे ही देश की इकोनॉमी चलती है. तो फैमिली मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच में काफ़ी गहरा संबंध है. वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इकोनॉमिक्स हाउ टू यूज टाइम, मनी, लेबर एंड लैंड इफेक्टिवली. देखिए इकोनॉमिक्स से हम ये सीख सकते हैं, हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो समय है उसका ठीक से उपयोग कैसे करना है, हमारे पास जो पैसा है, उपलब्ध पैसा, उसका ठीक से उपयोग कैसा करना है, लेबर यानी मेहनत कितनी करनी है, लेबर यानी वर्कर्स जो होते हैं उसका उपयोग कैसे करना है, और लैंड यानी यहाँ पर इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं रिसोर्सेस. अगर देश के बारे में देखना है तो रिसोर्सेस, जो भी आपके रिसोर्सेस है, इनकम वगैरह, वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज किए जा सकते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलता है. हाउ टू सेटिस्फाई द इन्फाइनाइट नीड्स ऑफ द पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेस इज द स्टडी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. देखिए इकोनॉमिक्स में क्या सीखा जाता है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो तो वैसे देखा जाए तो वो इन्फाइनाइट है, वो कभी ना समाप्त होने वाली है, वो चलते ही रहने वाली है. तो इसे कह सकते हैं इन्फाइनाइट नीड्स. हमारे नीड्स जो है वो इन्फाइनाइट है, एक के बाद दूसरी डिमांड आती है, दूसरे के बाद तीसरी आवश्यकता आती है, ऐसे हमारे चलते ही रहता है. लेकिन हमारा इनकम लिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. तो इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में से, इन्हीं जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड इनकम है, उसमें से जो हमारी इनफाइनाइट नीड्स है, उसमें से मैक्सिमम नीड्स कैसे फुलफिल करनी है, ये सीखना, किन मांगों को, किन आवश्यकताओं को महत्व देना है, किन आवश्यकताओं को कम महत्व देना है, किन को बाद में किया जा सकता है, किन को अर्जेंटली करना है, ये सब मैनेज करना, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो उसमें से ये मैनेज करना, ये है इकोनॉमिक्स. According to Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. तो लायनल रॉबिन्स नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये दी थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. देखिए ये थोड़ा समझने में कठिन है, मैं समझाता हूँ आपको. देखिए क्या है स्कार्स मीन्स, यानी हमारे जो इनकम सोर्सेस है, स्कार्स यानी जो कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उन्हें कहते हैं स्कार्स. तो जो एंडेबल यानी जो समाप्त होने जैसे लिमिटेड और कम उपलब्धि में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उनके जो कई सारे उपयोग किए जा सकते हैं. जैसे आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो वो 10,000 ही है, लिमिटेड है, तो उसके कैसे बहुत से यूज किए जा सकते हैं. एक तो आप 10,000 रुपये में एक
दो रात 1-2 दिन आप 5 स्टार होटल में निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा महीना आपको खाली फिर भूखमरी में निकालना पड़ेगा। वही 10,000 रुपये दूसरा रास्ता है कि आप बचा बचा कर खर्च करके पूरा महीना निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो एक ही जो मीन्स है, मीन्स यानी सोर्सेस, रिसोर्सेस, तो जो स्कार्स रिसोर्सेस है उनके कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। कई सारे यूजेस के आप 10,000 रुपये जो रिसोर्स है आपका, उसके एक तो 2 दिन 5 स्टार होटल में रहकर खर्च कर सकते हैं, या फिर पूरा महीना धीरे धीरे खर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस है उसके। तो ऐसे अल्टरनेटिव यूजेस में जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, यानी आपका जो इनकम है, जिसका वो इनकम है 10,000 रुपये, वो कैसे बिहेव करता है, यानी कौन से बातों को, कौन सी आवश्यकताओं को पहले फुलफिल करता है, किन्हें अधिक महत्व देता है, किन्हें कम महत्व देता है, किन्हें बाद में किया जा सकता है, किन्हें ऐसे। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ऐसा किसकी डेफिनेशन थी? लायनल रॉबिन्स के द्वारा ये डेफिनेशन रखी गई थी। यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अगर ये आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ये रिवाइंड करके बार बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भी आपका लिमिटेड रिसोर्सेस है, जिसके कई सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, कई सारे यूजेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो सिंस इट इज लिमिटेड, उसको प्रायोरिटी, किन बातों को पहले प्रायोरिटी देनी है, किन को बाद में प्रायोरिटी देनी है, किन को प्रेफर करना है, बाद में किन को रखना है, ये जब डिसाइड किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर हो गया कि आप किसे महत्व दे रहे हैं, किसे कम महत्व दे रहे हैं, किसके लिए पहले खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए बाद में खर्चा कर रहे हैं, ये हो गया ह्यूमन बिहेवियर। और किसके बारे में ह्यूमन बिहेवियर है? ये रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस का जो अनेक यूजेस होते हैं, उनमें से किन को पहले प्रेफर करना है, इस साइंस को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। As we manage the finances of our family, similarly, villages, cities, states, countries and वर्ल्ड ऑल्सो नीड टू हैव इकोनॉमिक मैनेजमेंट। जैसे हम हमारे फैमिली का आर्थिक मैनेजमेंट करते हैं, वैसे ही गांव का, नगरों का, राज्यों का, देशों का और पूरे विश्व का भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट वैसे ही किया जाता है। Geographically speaking, the enterprises related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy। तो geographically अगर देखना है, geographically यानी एक स्टेट के बारे में, एक देश के बारे में अगर देखना है इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो क्या एंटरप्राइजेस यानी ऐसे उद्योग जिनका संबंध किसके बारे में संबंध स्टडी किया जाता है? प्रोडक्शन, यानी जो वस्तुएं बनानी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, पैसे देकर ही ऑफ कोर्स। और कंजम्पशन, कौन कंज्यूमर्स है उसके। गुड्स एंड सर्विसेज यानी सेवाएं और वस्तुएं और सेवाएं। गुड्स यानी क्या होता है? जो वस्तु, चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे आपने कोई कंप्यूटर लिया या फिर मोबाइल फोन लिया, ये हो गए वस्तुएं। और सर्विसेज, सेवाएं क्या होती है? जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, आप कोई एक्चुअल में वस्तु नहीं ले रहे लेकिन उसकी सलाह ले रहे, उसके पैसे देने पड़ते, तो वो हो गई सेवा, वो हो गई सर्विस। अगर आप पोस्टल कोई पत्र भेजते हैं तो आप पैसे भरने पड़ते हैं, तो वो आप सेवा खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं, उसके पैसे हैं। अगर आप समझ लीजिए कोचिंग क्लासेस में पैसे भर रहे हैं, तो वहां से तो आप कोई वस्तु खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनकी सेवा खरीद रहे हैं, ठीक है, उनकी सर्विस खरीद रहे हैं। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाओं का जो कंजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, इसके बारे में जो होता है एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में, उसे कहते हैं इकोनॉमी। ऑन अ ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। वैश्विक सतह पर 3 तरह के अर्थव्यवस्थाएं होती है। कौन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है? पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी यानी क्या? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी क्या कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या? जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी
जहाँ से भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो जहाँ से सेवाएं प्रोड्यूस हो रही है या वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है, जैसे रेलवेज हो, फ्लाइट सर्विस हो, या फिर टेलीफोन सर्विस हो, ये सर्विसेज हो गए, या फिर वस्तुएं हो, जो भी आप टेलीविज़न वगैरह जो भी खरीदते हैं वो वस्तुएं हो, फिर जो अनाज है वो भी हो। ये सभी जो प्रोडक्शन किए जा रहे हैं उनके जो ओनरशिप होते हैं, यानी ये जो प्रोड्यूस करने वाले जो ओनर्स है, जो मालिक है, वो क्या होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी प्राइवेट होते हैं। यानी जैसे अमेरिका में है, वहाँ पर सब कुछ प्राइवेट है, वहाँ पर रेलवेज भी प्राइवेट है, जो भी है, हम जैसे टेलीफोन सर्विस है, सारे कुछ सर्विसेज या जो भी वस्तुएं हैं वो सब प्राइवेट में आती है। मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इनका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या उद्देश्य होता है? मुख्य अधिक से अधिक मात्रा में प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, ये इनका उद्देश्य होता है। इनके उदाहरण क्या है? जर्मनी, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अडॉप्टेड सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमीज जो है वो जर्मनी, जापान, अमेरिका वगैरह देशों में है। फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इससे कैपिटलिस्ट से ठीक उलट सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। कैसी? द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज अ होल, दैट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रोल। यानी जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज है, जो भी ज़मीन है, ठीक है, जहाँ से खेती की जाती है, जो भी सर्विसेज है वगैरह, वो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। यानी जैसे चाइना में है, या फिर सोवियत यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी पहले 1991 से पहले रशिया जो था उसे सोवियत यूनियन कहते थे। तो 1991 से पहले यूएसएसआर में इस तरह की इकोनॉमी थी, यानी वहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, यानी पूरी जो ज़मीन है देश की वो पूरे गवर्नमेंट के मालिकाना अधिकार की थी। वहाँ पर जो भी, अगर आपको पता है कि हम टीवी लेते हैं या मोबाइल फोन्स लेते हैं, वो कुछ ना बहुत सी अलग अलग कंपनियों के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो चाइना है या रशिया है, वहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है। रशिया में 91 से पहले, अभी तो ठीक है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी जो टीवी है वो भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, जो रेलवे है बनाती भी गवर्नमेंट है, सर्विस भी चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट चलाती है, सब कुछ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर। इनका ये उद्देश्य होता है मुख्यतः कि सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक भलाई करना। जैसे बहुत सी वस्तुएं महंगी बिकी जाती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो जो गरीबों को नहीं दी जा सकती उनको सस्ते दर में बेचना, ये उनका उद्देश्य होता है। चाइना एंड रशिया हैव अडॉप्टेड सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ इन देशों में सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी दोनों मिलजुल कर साथ में चलते रहते हैं पैरेलली। यानी जैसे हमारे देश में कैसे? हमारे देश में अगर टेलीफोन सर्विस लेंगे आप, सिम कार्ड्स अगर लेंगे, तो गवर्नमेंट कंपनी भी है, जैसे BSNL है, प्राइवेट कंपनियां भी है, ठीक है, उनके भी सिम कार्ड्स मिलते हैं, इनके भी सिम कार्ड्स मिलते हैं। फिर फ्लाइट्स अगर लेंगे, एयर सर्विस, तो गवर्नमेंट का एयर इंडिया कंपनी है गवर्नमेंट की, और बाकी प्राइवेट कंपनीज है कई सारे, वो चलाते हैं, ठीक है। रेलवेज भी है हमारे देश में, पूरा गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन अभी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज मेड। इसमें प्रॉफिट भी कमाया जाता है और सामाजिक भलाई भी की जाती है। तो ये इनका उद्देश्य होता है। इंडिया, स्वीडन एंड द यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इन देशों में मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी इनका मिक्सचर, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का मिक्सचर। कुछ बातें गवर्नमेंट के मालिक में होती है, कुछ बातें प्राइवेट होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, कौन से फैक्टर्स पर इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है? जियोग्राफिकल एरिया इन एक देश की इकोनॉमी, जियोग्राफिकल एरिया इन नेचुरल रिसोर्सेज, एक देश का एरिया कितना है, उसकी धरती कितनी बड़ी है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है उस देश में, पॉपुलेशन कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जैसे हमारा देश है, तो वो उसका हमारा नेशनल इनकम GDP बहुत है, लेकिन
सिंस हमारा पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, उसके कारण हमारे देश में इतना रिचनेस नहीं है, ठीक है। अगर इतना ही इनकम वाला दूसरा देश हो जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो, हमसे भी छोटी इकोनॉमीज़ है, यूरोपियन इकोनॉमीज़ जो है, जैसे स्वीडन हो या डेनमार्क हो, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। फिर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, यानी क्या वो देश स्वतंत्र है अपनी आर्थिक नीतियां बनाने के लिए। जैसे हमारा देश 1947 से पहले ब्रिटिशों के कब्जे में था, तो उस समय ब्रिटिशों ने बहुत लूटा हमारे देश को, उसके कारण बहुत गरीबी आई थी हमारे देश में। लेकिन 1947 के बाद हमारे देश के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होती गई। क्यों? क्योंकि हमारा देश पॉलिटिकली सोवेरियन था, स्वतंत्र था निर्णय लेने के लिए। पहले जो निर्णय लिए जाते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी, जो हमारे इच्छा के विरुद्ध होते थे और हमारे भलाई उसमें कोई नहीं सोचता था, वो तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। लेकिन अभी जो है हमारा जो शासन है, हमारी जो सरकार है, वो यहाँ के लोगों का हित, भारतीय लोगों का हित ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। उसके कारण अभी बेहतर परिस्थिति है। फिर ऑक्यूपेशंस, कौन से ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं? क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशंस किए जाते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या टर्शियरी ऑक्यूपेशंस? प्राइमरी यानी प्रोडक्शन, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे खेती करना या माइनिंग करना वगैरह। सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग जिससे होता है, जैसे जो रॉ मटेरियल होता है उससे कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है। टर्शरी यानी कौन सा होता है? सर्विसेज होती है उसमें, टीचिंग, बैंकिंग वगैरह, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सोशल सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है, सामाजिक शास्त्र है। वी यूज इकोनॉमिक्स ऑन अ लार्ज स्केल इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड इन आवर डेली लाइफ। हम इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है, ये खेती में यूज़ करते हैं, व्यापार में यूज़ करते हैं, फाइनेंस अर्थनीति में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ कानून अधिनियमों में, और हमारे डेली लाइफ में भी, आपके फैमिली में भी आपके पिताजी, आपकी माताजी यूज़ करती है। इकोनॉमिक्स होल्ड्स अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। अर्थशास्त्र जो है वो सर्वोच्च महत्व है, सर्वात अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास में मनुष्यों के। डू यू नो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। वैसे तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र पर चाणक्य ने बहुत 3000 साल पहले ही पुस्तक लिखा है, वो बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, तो हमारे यहाँ तो बहुत पुरातन काल से है। लेकिन मॉडर्न जो पीरियड है उसमें ये है। इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस published in 1776 he has defined economics as the science of wealth। उसने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की संपत्ति नाम की पुस्तक लिखी। उसमें उसने इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन किया? साइंस ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति का शास्त्र, ऐसा उसने डिफाइन किया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी यानी वैश्विकीकरण इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का। The recent economic policies are taking the economy towards globalization। ग्लोबलाइजेशन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, अर्थनीतियाँ, वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जा रही है पूरे विश्व को। ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे से कनेक्ट करना और ऐसे पूरे विश्व की बड़ी इकोनॉमी बनना। वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या होता है? पूरा बॉर्डरलेस यानी देशों के बीच में एक देश से दूसरे देश पर व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई पाबंदियां नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं होते, कोई अधिक पाबंदियां नहीं होती। नेचुरल रिसोर्सेस, एक देश जो है दूसरे देश के नेचुरल रिसोर्सेस ले सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है दूसरे देश से, सर्विसेज दी जा सकती है एक देश, जैसे हमारे देश में भी कुछ सिम कार्ड सर्विसेज है, वो फॉरेन कंट्रीज़ की है, हमारे देश की भी है, फॉरेनर्स भी चलाते हैं। फिर कैपिटल यानी पैसे का फ्लो भी किया जा सकता है एक देश से दूसरे देश में। लेबर यानी वर्कर्स जो है, वर्कर्स यानी केवल
आप ऐसा मत समझिए कि मजदूर लेबर यानी स्किल्ड लेबर भी आता है, यानी हमारे देश के कई सारे इंजीनियर्स जो है वो अमेरिका में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो ये हो गया फ्लो ऑफ लेबर। फिर टेक्नोलॉजी फ्लो, एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में ली जा सकती है, ठीक है। फिर पूरा बॉर्डरलेस यानी बॉर्डर्स के अक्रॉस फ्रीली ये सब चीज़ें कैरी की जा सकती है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन यानी क्या? वैश्विकीकरण यानी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है। देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड। पूरा फ्री व्यापार किया जाता है और सभी पाबंदियों को हटाया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स पर हो या व्यापार पर हो। द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी, द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, एवरी कंट्री हैज़ अ डिफरेंट इकोनॉमी। हर देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है। नेवरदलेस द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी आर सिमिलर। सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी आर एज फॉलोज। इकोनॉमी के फंक्शंस क्या होते हैं? डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन। देखिए, कौन आपके देश का कैसी परिस्थिति है, लोग कैसे हैं, क्या वो गरीब है, क्या वो रिच है, क्या वो मिडिल क्लास है, उसके अनुसार प्रोडक्ट कौन सा बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। यानी क्या? अगर समझिए आपके देश में बहुत गरीब लोग हैं और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? हाई क्लास कार्स बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा। आपके देश में भूखे मर रहे हैं लोग और आप बहुत कार्स बना रहे हैं, बहुत एसी बना रहे हैं, तो उसे खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा, तो आपका इकोनॉमी डूब जाएगी। लेकिन गरीब लोग हैं तो अगर आप उनके नेसेसिटीज़ है जैसे फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, उसकी व्यवस्था करते हैं तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। बाद में फिर रिच लोग आने के बाद आप उनके लिए बना सकते हैं बड़े बड़े कार वगैरह। फिर तो इसका मतलब क्या? कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, डिसाइडिंग द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितने क्वांटिटी में बनाना है, ये डिसाइड करना। फिर मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। जो भी आप वस्तु बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने का खर्चा कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि जब आप बेच सके तो वो सब यानी सस्ते में बेची जा सके और बहुत से लोग उसे खरीद सके और आपको प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे बहुत से चीज़ें हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है और अमेरिका में बेची जाती है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम है, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जो भी पूरे देश का इनकम आ रहा है, जो भी कमाई आ रही है, उसका पूरा सामाजिक और आर्थिक न्यायपूर्वक तरीके से, न्यायपूर्वक पद्धति से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। यानी गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। जो जितना मेहनत कर रहा है उसे उतना उसका रिटर्न मिलना चाहिए, उसे उतना पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करें और उसे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और कुछ लोग बैठे बैठे ही बहुत कुछ कमा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो बैलेंस करना चाहिए, सामाजिक न्याय करना चाहिए और आर्थिक न्याय, ठीक है। फिर मेकिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए भी प्लान्स बनाने चाहिए। आज जो कमाई है पूरी आज ही उड़ाना ऐसा नहीं चलता। जो भी फ्यूचर है आपका उसका प्लान करना चाहिए, फ्यूचर में डेवलपमेंट करनी चाहिए, नहीं तो आपकी डेवलपमेंट होगी नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर के प्लान्स भी बनाए जाने चाहिए, ठीक है। फिर डिसाइडिंग फॉर हुम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया, आप जो वस्तुएं बना रही है वो किन के लिए बना रही है। अगर आपके देश में बहुत गरीब लोग हैं और आप कार एसी बना रहे हैं तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके देश में गरीब है तो उनके लिए कौन सी चीज़ें लगती है, जैसे फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, हॉस्पिटल्स हो सस्ते में, ये बनाना, ठीक है। किन के लिए बना रहे हैं ये सोचना चाहिए। Thus an economy strives to create a balance between limited resources and unlimited needs. तो इकोनॉमी यानी क्या? ये बैलेंस बनाना है। बहुत हमारी अनलिमिटेड नीड्स होती है, बहुत हमारी आवश्यकताएं होती है, लेकिन उन आवश्यकताओं को जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनकी मदद से मैनेज करना, उनकी मदद से बैलेंस करना,
ठीक है, उसे कहते हैं इकोनॉमी। Can you do it? Suppose you are the finance minister of an agrarian country, giving priority to overall development of the country. Make a 5-point program. Agrarian country यानी क्या? यानी खेती प्रधान देश, यानी जहां पर खेती करते हैं बहुत से लोग, एग्रीकल्चर करते हैं, उन्हें कहते हैं एग्रेरियन कंट्री। बहुत से लोग अगर एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस देश को कहा जाता है एग्रेरियन कंट्री। तो अगर आप ऐसे देश के अर्थ मंत्री हैं जो देश एक एग्रेरियन कंट्री है, किसान प्रधान देश है, खेती प्रधान देश है, तो आप कौन सी बातों को महत्व देंगे, किन को प्रायोरिटी देंगे आप बजट बनाते समय, ये पूछा गया है। 5 पॉइंट क्या बना सकते हैं आप? देखिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए आप मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर का। जैसे अगर अभी आपके देश के किसान जो है, अगर आप बैलों की मदद से हल चला रहे हैं, तो आप ट्रैक्टर कैसे उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है सस्ते में, वो आप सोच सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। फिर जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो बढ़ाकर आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, ठीक है। यानी आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अनाज वगैरह, वो एक्सपोर्ट करके आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। फिर जो भी किसान हैं आपके देश में, जो भी काम करने वाले हैं, उनको स्किल देना, उनको सिखाना, ट्रेनिंग देना कि कैसे अपना अनाज का उत्पादन बढ़ाना है। फिर जो भी छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, घरेलू उद्योग वगैरह, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप खेती के प्रोडक्ट से, जैसे कॉटन हो या वगैरह, इनकी मदद से जो आप कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी का सामान। फिर खेती करने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर में लोन दे सकते हैं, ठीक है। और छोटे जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, उनको भी सस्ते ब्याज दर में लोन्स दे सकते हैं। फिर किसानों के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, यानी डैम्स बना सकते हैं ताकि पानी का सप्लाई रेगुलर हो, ठीक है। किसानों को इसके लिए डैम्स बना सकते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन हो सकता है। फिर डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी इंडस्ट्री को भी आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में भी मैंने उनकी लिंक्स शेयर की है। वहाँ पर आप जाकर मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।